हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता पे चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे हम निम्न बिंदुओं में समझेंगे। हम यहाँ पे नगरों के विभाजन को देखेंगे, नगर कितने स्तर पे बटे हुए थे, उनका विभाजन किस प्रकार हुआ था। नगरों की सुरक्षा के विषय में देखेंगे। नगरीय विशेषता में जो मकान होते हैं, हम उस मकान के बारे में समझेंगे। उसका जो मकान का विन्यास था वो क्या था, नगर विन्यास था, उसके साथ मकान की क्या स्थिति थी, दरवाजे व खिड़कियाँ किस प्रकार की थीं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, चर्चा का विषय है हड़प्पा सभ्यता की सड़कें तथा नालियाँ। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता को यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रथम नगरीय क्रांति का नाम दिया गया है। प्रथम नगरीय क्रांति का नाम दिया गया है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार जो अर्बनाइजेशन हुआ वह हमें हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलता है। इसके नगर विन्यास, इसके सड़कों की जो ग्रिड पद्धति थी, नगर का जो लेआउट था, उससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो नगर विन्यास था, जो नगर नियोजन था यहाँ का, यह समकालीन विश्व में सबसे बेहतरीन था। हड़प्पा सभ्यता में जो नगरों का विभाजन होता है वह मुख्यतः दो स्तर पर होता है। जो पश्चिमी नगर होते थे उससे वह उच्च नगर होता था, जो टीले पे बसाया जाता था, एक चबूतरे पे। और जो पूर्वी नगर होता था वह निम्न नगर होता था, जहाँ टीला नहीं होता था, वो आम जनता का नगर निवास स्थान होता था। यानी कि जो पश्चिमी नगर था वो इलीट क्लास के लोगों का, प्रशासक वर्ग का नगर होता था। व्यापारिक वर्ग हो या प्रशासक वर्ग हो, उनका ये नगर होता था। और जो निम्न नगर था और पूर्वी नगर था वह कंपैरेटिवली पुअर यानी गरीब लोगों का था, जो आम जनता थी। कृषि संबद्ध कार्य इसी निम्न नगर में यानी पूर्वी नगर में होते थे, और व्यापार संबंधी कार्य ये उस उच्च नगर में होते थे। अपवाद के लिए एक साइट है धौलावीरा। यहाँ से त्रिस्तरीय नगर मिले हैं। धौलावीरा के उत्खनन से यह स्पष्ट हो चुका है कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में सबसे बेहतरीन जो नगर विन्यास है वह हमें धौलावीरा से मिलता है। हड़प्पा से नहीं, मोहनजोदाड़ो से नहीं, धौलावीरा को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बेहतरीन नगर विन्यास वाला नगर माना जा रहा है। जो उच्च नगर था वह पश्चिम में था, चबूतरे पे बसाया गया था। यह दुर्गीकृत था, यह फोर्टिफाइड था। फोर्टिफाइड मतलब यह प्राचीर से घिरा हुआ था। इसे दुर्ग टीला भी कहते थे या गढ़ी टीला भी कहते हैं, और यहाँ प्रशासक वर्ग निवास करते थे। अगला है निम्न नगर, या मैदानी भाग में या ढाल पे होता था। यहाँ आम नागरिक निवास करते थे और इसे पूर्वी टीला का नाम दिया जाता था। तो नगरों को हम आमतौर पे दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं, उच्च नगर और निम्न नगर। तो उच्च नगर पश्चिमी नगर था और निम्न नगर पूर्वी नगर था। पश्चिमी नगर प्रशासक वर्ग के लोग निवास करते थे, और पूर्वी नगर में जो आम जनता थी वह निवास करती थी। और धौलावीरा में त्रिस्तरीय नगर का प्रमाण मिला है। अगला बिंदु है नगरों की सुरक्षा। तो नगरों की सुरक्षा के लिए हमने देखा यहाँ प्राचीर थे। जैसे यह नगर हो गया, इसके चारों तरफ प्राचीर बने हुए हैं। प्राचीर में प्रत्येक जगह प्रवेश द्वार बने हुए थे। प्रवेश द्वार पे प्रहरी होता था, एक आदमी यहाँ पे खड़ा होता था, प्रहरी। मकानों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में हमें जो उत्खनन से प्रमाण मिले हैं, यहाँ एक मंजिला मकान का भी प्रमाण मिला है और साथ ही बहुमंजिला मकान का भी प्रमाण मिला है। यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, एक के ऊपर एक कई तल्ले के मकान मिले हैं। मकान जो थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, और अपवाद के रूप में कालीबंगा से हमें कच्ची ईंटों के मकान भी मिले हैं।
और जो फर्श थे वो कच्चे ईंटों से बनाए जाते थे। अपवाद के रूप में कालीबंगा में फर्श पक्के मिले हैं। सीढ़ियाँ जो थी वो लकड़ी के बने होते थे और जो ईंट थे उनका जो डायमेंशन था वो फिक्स था, 4:2:1। ये सब हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन इतना क्लियर है यहाँ से कि जो नगर विन्यास था वह प्री प्लान था। जब हमें स्पेसिफिक ईंटों की आयाम मिलती है, डायमेंशंस मिलती है, तो इससे पता चलता है कि ईंटों की जो डायमेंशंस थी वो लगभग सभी स्थलों से एक जैसी मिली है। उसकी लंबाई 4, ऊंचाई चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1, ये इसके डायमेंशंस थे। जो दरवाजे होते थे मकानों में वो लकड़ी के बने होते थे आमतौर पे, और वह 2 पल्ले के होते थे। जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे नगर विन्यास की क्वालिटी इस दरवाजे के मामले में भी दिखती है कि दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, गली की ओर। जैसे ये मुख्य सड़क है तो इसका दरवाज़ा इस साइड ना खुल के इसका दरवाज़ा इस साइड खुलता था, ताकि जो धूल थे वो घर में एंटर ना करे, वो बैक साइड में। यहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी, धूल उड़ेंगे, तो वो धूल एंटर ना करे वो इस साइड से। लेकिन अपवाद के रूप में हमें लोथल से जो साइट मिला है, वहाँ की जो सड़कें हैं, वहाँ पे जो दरवाजे हैं, जो घर के दरवाजे हैं, वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हम आगे अगले वीडियोस में देखेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सभ्यता, तो उसमें हम लोथल के बारे में पढ़ेंगे। लोथल एक व्यापारिक नगर तो था ही, और साथ ही यहाँ गोदीबाड़ी यहाँ से हमें मिला है, यानी कि यहाँ पे जहाज आके लंगर डालते थे। भोगवा नदी से नहर से जोड़ के यहाँ एक गोदीबाड़ी यानी डॉक यार्ड बनाया गया था। डॉक यार्ड समझते हैं, जहाँ जहाज आके रुकते हैं। अब सोचो कि ये इस स्तर का नगर है लोथल, तो वहाँ हम अगर गली में खोल देंगे दरवाज़ा, तो हमें बैलगाड़ी लगाना है या कोई सामान लगाना है, तो हम डायरेक्ट चढ़ाना आसान होगा या गली से निकाल के चढ़ाना आसान होगा? तो डायरेक्ट सामान को लोड करना आसान होगा। तो इसके दरवाजे हमें डायरेक्ट मेन रोड की तरफ मिले हैं। इसके दरवाजे हमें डायरेक्ट मेन रोड की तरफ मिले हैं लोथल से। लेकिन अन्य स्थानों से जो दरवाजे मिले हैं वो पीछे की गली की ओर खुलते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं खिड़कियों के बारे में। मकानों में, हड़प्पा सभ्यता की मकानों में सुंदरता की अपेक्षा मजबूती को ध्यान दिया गया। इस कारण यहाँ के मकानों में खिड़कियाँ कम, रोशनदान ज़्यादा मिली हैं। ठीक है, खिड़कियाँ नहीं मिली, रोशनदान ज़्यादा मिली हैं। मोहनजोदाड़ो से हमें खिड़कियाँ मिली हैं, ठीक है, अपवाद के रूप में। तो ये था दरवाजे, खिड़कियाँ और मकान, हड़प्पा सभ्यता के मकान। बहुमंजिला मकान मिले हैं हमें, ठीक है। और दरवाजे हमने देखे कि लकड़ी के थे, 2 पल्ले वाले थे, मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर ये पीछे की गली की तरफ खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा साइट है जहाँ से हमें यह मिला है कि दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। कारण मैंने बता दिया। और खिड़कियों के बारे में देखा हमने कि यहाँ पे रोशनदान थे, ना कि खिड़कियाँ। अपवाद के रूप में हमने मोहनजोदाड़ो को देखा। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में सड़क। हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, वहाँ की जो सड़कें थीं वह ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी। ये आप देख पा रहे हैं, ग्रिड पैटर्न, ग्रिड सिस्टम को फॉलो करती थी। ग्रिड सिस्टम होता क्या है? जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पे यानी राइट एंगल पे 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती हैं, वो ग्रिड सिस्टम होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड सिस्टम को क्यों अपनाया गया? वाई ग्रिड पैटर्न? देखें, अगर आज हमें नगर बसाना हो तो हम ग्रिड पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये हमें हड़प्पा सभ्यता की देन है। एक टॉपिक आता है जिसमें पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की देन, भारत को हड़प्पा सभ्यता की देन, तो उसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है ग्रिड पैटर्न, कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन में जब नगर को बसाया गया तो ग्रिड पैटर्न को फॉलो क्यों किया गया। तो कुछ बिंदु हैं यहाँ पे जिस पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे शहरी नियोजन। ग्रिड पैटर्न शहरी नियोजन की एक सुविचारित रूप है। किसी भी अर्बन सोसाइटी के लिए ग्रिड पैटर्न सही होता है। क्यों? क्योंकि एक सुव्यवस्थित और
संरचित शहर के लेआउट की अनुमति देता है। अब सोचो कि कोई भी शहर है हमें बसाना है, जैसे हमने इंडिया का सबसे बढ़िया शहर में चंडीगढ़ का नाम सुना है, तो उसको बसाया गया है। तो किसी भी सिटी को बसाने से पहले हम उसका लेआउट बनाते हैं कि इस एरिया में इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, इस एरिया में स्कूल्स होंगे, इस एरिया में फार्मिंग होगी, इस एरिया में, तो हमें पहले से ही प्लानिंग करनी होती है। तो सोचो कि हड़प्पा सभ्यता में जो हमें प्रमाण मिले हैं उससे यह संभावनाएं निकल के आती हैं कि नगर बसाने से पहले वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की गई है। ऐसे प्लानिंग की गई है जैसे पेपर पेन पे लोग प्लानिंग करते हैं कि हमें यहाँ पे ये साइट्स ये रखने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ग्रिड पैटर्न से कि हमें जो लाइन जो सड़कें हैं, जो जोनिंग करनी है, हमें किस एरिया में क्या होना है, वह यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। ऐसा भी संभावना देखा गया है, माना गया है कि सिंधु नदी जो थी, जो मोहनजोदाड़ो के पास बहती थी, इसमें मौसमी बाढ़ का खतरा रहता था। तो अगर हम पहले से प्लानिंग कर लें, ग्रिड पैटर्न के तहत पहले से प्लानिंग कर लें, तो हमें ढलान मिल जाएगा, किस तरफ कितना ढलान है, कहाँ हमें निवास स्थान बनाना है, कहाँ हमें इंडस्ट्रीज़ रखना है। इससे हमें पता चल जाता है कि ऊंचे प्लेटफॉर्म और इमारतों के स्थान ग्रिड पैटर्न ऊंची ज़मीन, अच्छी तरह से व्यवस्थित जल निकास प्रणाली प्रदान करके बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। तो बाढ़ नियंत्रण में भी मदद करता है ग्रिड पैटर्न। अर्बन टाउनशिप प्लानिंग में मदद करता है। जोनिंग में मदद करता है, किस एरिया में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र रखना है, इन दोनों को अलग अलग बाइफरकेट करने के लिए अलाउ करता है। स्पष्ट विभाजन करने में जोनिंग की अनुमति देता है ग्रिड पैटर्न। व्यापार तथा वाणिज्य में सुलभ मार्ग प्रदान करता है। सामाजिक संगठन में शहर के विभिन्न हिस्सों को विशिष्ट सामाजिक या व्यावसायिक समूहों को आवंटित किया जा सकता है और सामाजिक विभाजन की भूमिकाएं मजबूत करती हैं। ओवरऑल देखें तो सोसाइटी को ये एक संगठित रूप देता है और जो हायरार्की है उसको भी सुनिश्चित करता है। सौंदर्य संबंधी या प्रतीकात्मक विचार, यह एक थ्योरी है कि हो सकता है कि सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, नियमितता और समरूपता को ध्यान में रखते हुए सिंधु घाटी के लोगों ने संस्कृति में सौंदर्य और प्रतीकात्मक मूल्य के रूप में इसको स्वीकारा होगा ग्रिड पैटर्न को। और इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता है कि यह एक कुशल योजना थी। जब तक हम किसी टाउन को बसाने से पहले प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो सीमित हैं। अब सीमित संसाधनों का कुशल प्रयोग करना एक बेहतरीन समझ को प्रदर्शित करता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के उनकी कुशलता को दिखाता है ये ग्रिड पैटर्न। कुशल भूमि उपयोग ग्रिड पैटर्न की अनुमति देती, ग्रिड पैटर्न से अनुमति मिलती है। सीमित संसाधनों वाले क्षेत्र में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो ये रहा कारण कि हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड पैटर्न क्यों अपनाया गया, ठीक है। शहरी नियोजन, बाढ़ नियंत्रण, जोनिंग, व्यापार और वाणिज्य, सामाजिक संगठन, सौंदर्य संबंधी और प्रतीकात्मक विचार तथा कुशल योजना, ये कारण थे ग्रिड पैटर्न को अपनाने के। सड़कें कितने प्रकार की थी? सड़कें 3 प्रकार की, मुख्य सड़क थी, छोटी सड़क थी और गलियां थी। मुख्य सड़क को राजपथ या हाईवे कह सकते हैं। सड़कें ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी और इसी ग्रिड पैटर्न को फॉलो करने के कारण जो नगरें थीं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, आयताकार फॉर्म में आ गई। अब जिस शहर को बसाने से पहले हम प्लानिंग नहीं करेंगे, ग्रिड पैटर्न पे उसको नहीं बसाएंगे, तो नगर अपने मन से किसी भी डायरेक्शन में बस जाएगा घर। कोई व्यक्ति यहाँ घर बनाएगा, कोई व्यक्ति यहाँ घर बनाएगा और इसमें कोई भी पैटर्न नहीं दिखेगा। तो ऐसा ही हमें मिलता है बनावली से। यहाँ कोई भी नगर विन्यास नहीं है और यह आयताकार में भी नहीं है। तो जहाँ हमें ग्रिड पैटर्न मिलता है वहाँ नगरें आयताकार या रेक्टेंगुलर पैटर्न को फॉलो करने लगती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की मोस्ट ऑफ द साइट्स ग्रिड पैटर्न पे हैं और आयताकार हैं, ठीक है। अब नगर नियोजन की जो प्रमुख विशेषताओं में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यह है जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज पैटर्न रहा हड़प्पा सभ्यता का, जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता थी जिसके पास
उच्च स्तरीय तथा सुनियोजित जल निकास प्रणाली थी। यह दुनिया की उस समय की समकालीन विश्व की अद्वितीय विशेषता मानी जा सकती है। जो नालियां थीं वह पक्की ईंटों की बनती थीं। नालियां पक्की ईंटों की बनती थी। मुख्य सड़क के दोनों किनारे होते थे। जो अन्य सड़क थे, छोटी या गली, उनके भी दोनों किनारे होते थे और गलियों के भी दोनों किनारे होते थे, बोथ साइड्स। और ये अंत में जाके इंटरकनेक्टेड होती थी और फिर जाके बाहर नदी में या गटर में ये डिस्पोज हो जाते थे। तो इस प्रकार नालियाँ थीं। इनके बीच में होल्स थे कि इनको साफ़ किया जा सके, नालियों के बीच में। और लोथल से हमें मेन होल मिला है जहाँ से आदमी सीढ़ी से उतरते थे और अंदर घुस के उसको साफ़ करते होंगे। ठीक है, तो लोथल से हमें ऐसा प्रमाण मिला है कि उसके अंदर उतर के सफाई करने वाला उसको साफ़ कर सकता था। धौलावीरा से हमें लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। हमने देखा था कि लगभग सभी नालियाँ पक्की ईंटों की थीं। धौलावीरा से हमें प्रमाण मिला है कि जो नालियाँ थी वो लकड़ी की थी और उसको कुरेद कर उसमें हमने नाली बनाया था। तो इस कारण इसे यूनेस्को में इसको लिस्ट करवाया गया है, सूचीबद्ध है। ये वर्ल्ड हेरिटेज के साइट में धौलावीरा आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का यह साइट है धौलावीरा, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ठीक है, तो हमने देख लिया हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। अब हम देखेंगे जो पिछले वीडियोस में हमने 2 टॉपिक छोड़ा था, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक स्थिति और हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक स्थिति। देखो, हड़प्पा सभ्यता से हमें जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो सारे आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य हैं। ठीक है, और जो साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं वो बहुत कम मात्रा मिले और वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी 3 संभावनाएं सामने निकल के आती हैं। जो शासक वर्ग रहा होगा उसके बारे में 3 संभावनाएं निकल के आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये कुलीन वर्ग के द्वारा शासित होते होंगे, जो एलिट क्लास के लोग होंगे, या ये व्यापारिक वर्ग के द्वारा हो सकता है। कोई संगठन बना हो, श्रेणी या गिल्ड बना हो, उसका कोई प्रमुख हो, वो यहाँ पे शासन चलाता होगा, या फिर कोई पुरोहित वर्ग रहा होगा। ठीक है, तो ये 3 संभावना है। हालांकि कोई सर्वमान्य मत नहीं, लेकिन इतना कहते हैं कि कोई ना कोई मजबूत केंद्रीकृत व्यवस्था रही होगी, वरना इस स्तर की सभ्यता इतने लंबे समय तक टिक पाना संभव नहीं है। केंद्रीकृत व्यवस्था रही होगी। और पतन का जब हम डिस्कशन करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो उसमें एक कारण इसको भी हम शामिल करेंगे कि हो सकता है कि जब केंद्रीकृत व्यवस्था कमज़ोर हुई होगी तब नगरीय व्यवस्था का ह्रास हुआ होगा। व्यापारिक वर्ग रहे होंगे तो व्यापार का ह्रास हुआ होगा, पुरोहित वर्ग रहे होंगे तो पुरोहित वर्ग रहे होंगे तो धर्म का ह्रास हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारी संभावनाएं हैं इसको लेके हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था को, कि एक जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उस रूप में यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में शासन वर्ग रहा होगा। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति। इसके बारे में तो हमें बहुत सारे प्रमाण मिले हैं खुदाई से। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सगुण एवं साकार ईश्वर को मानते थे, क्योंकि हमें मूर्तियाँ मिली हैं। ईश्वर को ये मूर्ति के रूप में पूजते थे, तो इन्होंने आकार दिया है ईश्वर को। ठीक है, मूर्ति हमें पत्थर के रूप में मिले हैं, पशु के मिले हैं, और इनका मानना है कि पत्थर पशु सब में ईश्वर थे, और इससे यह अवधारणा निकल के आती है कि कण कण में ईश्वर थे। इन्होंने मूर्तियों का मानवीयकरण किया है, इन्होंने ईश्वर का भी मानवीयकरण किया है, यानी कि मानव में ईश्वर है। इसलिए यह जो मूर्ति मिली है इसका जो समीकरण है योगी से लगाया गया है, कि एक व्यक्ति है जिसने बाएं कंधे के ऊपर से शॉल लिया हुआ है, उसकी दाढ़ी है, वेल कॉम्ड दाढ़ी है, माथे पे एक लॉकेट है जो पीछे की तरफ जाता है और बाल को बांधे हुए है। ठीक है, इसकी मूछें नहीं है। ये कोई ना कोई पुरोहित या योगी रहा होगा। ठीक है, हमें यहाँ से किसी भी प्रकार के मंदिर या देवालय का साक्ष्य नहीं मिला है। प्रोफेसर जॉन मार्शल का क्या कहना है कि यहाँ मंदिर थे, किंतु पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये मंदिर ईंट या मिट्टी के नहीं बनाए गए, इसे लकड़ी से बनाया गया था और समय के साथ यह नष्ट हो गए, इसलिए इसका साक्ष्य नहीं मिला।
तो ऐसा मानना है प्रोफेसर जॉन मार्शल का। देवताओं के बारे में देखें तो इन्होंने सर्वाधिक आराधना मातृ देवी की है। पुरुष देवता में इन्होंने पशुपति शिव की आराधना की है, और पशु में इन्होंने 2 पशुओं को पवित्र माना है। एक सींग वाला पशु, ये बैल था या सांड था नहीं पता, बस ये मोहर समय मिला है, एक सींग वाला पशु और एक गोबर वाला सांड। पक्षियों में फाख्ता या कबूतर की आराधना करते थे। हमें नाग पूजा का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। नाग पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य, ये जल पूजा भी करते थे। मोहनजोदाड़ो से हमें जो ग्रेट बाथ मिला है, वृहत स्नानागार, वह संकेत करता है कि यह जल पूजा में विश्वास करते थे, और इसी कारण हमें कुंभ का यहाँ से प्राचीनतम संकेत मिलता है। साक्ष्य न कहें तो संकेत कह सकते हैं कि कुंभ का यहाँ से हमें प्राचीनतम संकेत मिलता है। वृक्ष पूजा में यह पीपल की पूजा करते थे, नीम की पूजा करते थे और बबूल की पूजा करते थे। साथ ही यह लिंग तथा योनि की भी पूजा करते थे। और यहाँ से हमें स्वास्तिक का साक्ष्य मिला है, मोहर से भी मिला है और दीवालों से भी मिला है। यानी कि यह जो सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है स्वास्तिक, ये सूर्य की पूजा भी करते थे स्वास्तिक के रूप में। तो आज के लिए इतना ही। हमने देख लिया हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति और हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देंगे, मैं वहाँ पे उसका आंसर करूँगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा। ओके, कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इतिहास तरंगिणी। और लगभग 100+ लेक्चर्स के आसपास आएंगी एंशिएंट हिस्ट्री की, और कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और भी फ्री में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।